आज ऑफिस से मैं बहुत लेट हो गया था। आते आते रात होने लगी। हमेशा तो जल्दी आ जाता हूँ ना, जाने आज क्यों काम ज़्यादा बढ़ गया था। और फिर से निकलते ही पार्किंग में खड़ी गाड़ी निकाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। आज मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। रात को हवाएं ठंडी चल रही थी, शायद बरसात होने वाली थी। आगे जाकर बरसात शुरू भी हो गई और बहुत तेज़ी से बरसात शुरू हो गई। मैं गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। सोचा जल्दी घर पहुंच जाऊं, नहीं तो माँ और चुटकी परेशान हो जाएगी। नहीं, मैं कहाँ रह गया। इतनी देर अचानक बीच रास्ते में ही मेरी गाड़ी बंद हो गई। मैं बहुत परेशान हो गया। इतनी बरसात में अब घर कैसे पहुंचूंगा। साथ ही रोड पर कुछ गाड़ी वगैरह दिखाई भी नहीं दे रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैंने कई बार कोशिश की गाड़ी स्टार्ट करने की, पर हार कर मैं एक तरफ बैठ गया। मैंने कार से निकलकर कई बार इंजन चेक किया, पर मुझे समझ में नहीं आया। तो गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मदद के लिए इधर उधर देखने लगा। लेकिन इस सुनसान रास्ते पर और भी वो इतनी तेज बरसात में मुझे कोई मददगार इंसान तो क्या, वहाँ कोई जानवर भी नज़र नहीं आ रहा था। वही अपने आप में सोचता रहा, क्या करूँ। गुस्से से मेरा माथा भी ठनक रहा था और माँ की चिंता भी थी कि माँ परेशान हो जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फ़ोन भी करना चाहा तो फ़ोन डेड हो गया था। मैं इधर उधर घूम के देखा, लेकिन कोई भी आदमी मुझे मददगार दिखाई नहीं दिया। मैं परेशान होकर गाड़ी में ही बैठ गया। अचानक से ठक ठक आवाज़ आई। मैंने देखा तो कोई गाड़ी के पास खड़ा था। मैंने कार का शीशा नीचे किया तो एक लड़की बरसात में भीगी हुई थी। उसने गहरे रंग की साड़ी पहनी थी, वो भी पूरी तरह भीग चुकी थी। मैंने सोचा शायद हो सकता है इस बरसात में इसे भी कोई मददगार नहीं मिल रहा हो, इसलिए मुझसे मदद मांगना चाह रही है। मैंने देरी ना लगाते हुए पूछा, आपको मदद चाहिए? उसने कहा, नहीं, मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं तो आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा अचंभित हुआ। उसने बहुत आश्चर्य से मुझे कहा, हाँ, मेरा घर पास में ही है और मैं यहाँ बीच रास्ते में लोगों की मदद करती हूँ। आपकी गाड़ी भी खराब हो चुकी है। इतनी रात को और इतनी बरसात में कोई भी आपको यहाँ मददगार नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। बरसात खत्म होने के बाद गाड़ी ठीक करवा कर घर चले जाइएगा। मैं थोड़ा सक पका गया। फिर लगा इतनी बरसात में घर तो जाना नहीं सकता और सारी रात इस कार में अकेले बिता भी नहीं सकता। थोड़ा डर भी लग रहा था। इस सुनसान रास्ते पर मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, कार के बाहर निकला और कार को अच्छी तरह से लॉक कर दिया। फिर कहा, चलिए। अभी तक मैंने उसे ठीक से नहीं देखा था। वो आगे आगे चल रही थी। वह लड़की भीगी भीगी सी जुल्फों को झटक रही थी। वो आगे आगे चलने लगी और मैं उसके पीछे पीछे। वो साड़ी में चल रही थी, हाथों और पैरों से पानी की बूंदों को उड़ाती हुई चल रही थी। मानो ऐसा लग रहा हो कि आज किशोर कुमार का वो गाना मुझे अचानक दिमाग में याद आ गया। एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जा गिरी सी। अचानक जो बिजली तेज चमक, ध्यान हटा और मैंने पूछा, और कितनी देर लगेगी? मुझे तो आसपास कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर जाने के बाद एक छोटा सा घर नजर आया। लड़की ने दरवाज़ा खोला और बोली, चलिए आइए। मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी और थोड़ा डर भी लग रहा था। ऐसे अनजान किसी लड़की के साथ अचानक से कैसे जाऊँ? घर के अंदर कहीं ये फिल्मों की तरह भूतिया लड़की तो नहीं? मेरे मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। उसने दरवाज़ा खोला और कहा, अंदर आ जाइए। मैं जैसे तैसे डर के मारे अंदर जाने की कोशिश करते हुए कदम बढ़ाने लगा। घर में प्रवेश करते ही मैंने चारों तरफ देखा और सोचा, कहीं डाकू छुपे हो और मुझे लूटकर मार दिए तो मैं, मेरे पास एटीएम कार्ड भी है, मोबाइल भी है और लॉकर की चाबी भी है, और मेरी माँ और बहन का क्या होगा? मन में न जाने कैसी कैसी बातें आने लगी। मेरी माँ और बहन को मेरी हत्या का पता भी नहीं चल पाएगा। मैं कई तरह के काल्पनिक बातों में खोता जा रहा था। अचानक उस लड़की ने कहा, आप यहाँ सोफे पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए कपड़े ला देती हूँ। आप पूरी तरह भीग गए हैं, फिर आप चेंज कर लीजिएगा। मैं उस लड़की को गौर से देखते ही रह गया। वो लड़की फिर वापस आई और आकर कपड़े मेरे हाथों में देकर कहा, वहाँ बगल में रूम है, आप उसमें चेंज कर लीजिएगा। मैंने सोचा,
कहीं यह सीसीटीवी कैमरा तो नहीं है? कहीं ये मेरा वीडियो बनाकर वायरल तो नहीं कर देगी? मुझे मार कर या मेरी हत्या करके कहीं ये मेरे परिवार वालों से पैसे तो नहीं मांगेगी? मन में मेरे बहुत तरह की बातें चल रही थी, पर क्या करता। कपड़े भीगने के कारण मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी। मैंने चारों तरफ देखा और यहाँ कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं है। फिर कपड़े बदल कर बाहर आया। कपड़े तो मानो लग रहे थे कोई मोटे ताज़े आदमी के हो रहे। आकर चुपचाप सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो लड़की आई और एक कप चाय का प्याला हाथ में थमाते हुए बोली, आपको सर्दी लग रही होगी, ये अदरक और तुलसी वाली चाय पी लीजिए। मैं उसको देख रहा था। बहुत ही मासूम प्यारी सी लग रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं इस मासूम प्यारी लड़की के चेहरे के पीछे एक खूनी डाकू गिरोह का हाथ हो जो लोगों को चाय पिलाकर मारती हो। फिर मैंने कप कपाते हाथों से प्याला ले लिया और होठों से सटक कर शोर करते हुए पीने लगा। डर से कांपने की वजह से उस प्याले से गड़गड़ की आवाज़ आ रही थी, जैसे अभी छूटकर नीचे ज़मीन पर गिरने वाली हो। वो बोली, आप घबराइए नहीं, आप चाय आराम से पीजिए। और वो वापस चली गई। मेरा तो डर से हालत ही ख़राब था। इतने प्यार से चाय पिला रही थी, कहीं चाय में जहर तो नहीं मिला हुआ है। मेरी चाय खत्म हो चुकी थी। खाली प्याला मेज़ पर रखने के बाद मैं सोचने लगा, जहर का असर अब धीरे धीरे होगा। मैं गला पकड़कर बैठ गया। पता नहीं मेरे मरने की खबर मेरी माँ और बहन को मिलेगी भी या नहीं। अब तो सांसें रुकने ही वाली है। मैं घड़ी की सुइयों को देख रहा था। करीब करीब 15 मिनट हो गए। जहर ने अपना काम शुरू कर दिया होगा, लेकिन आधा घंटा हो गया, बहुत देर हो चुकी है। कोई असर नहीं दिखाया, कुछ हुआ ही नहीं। मैंने अपना हाथ गले पर से हटा लिया। इसके आदमी मुझे गला दबाकर या पेट में चाकू मारकर मार देंगे। फिर मैं डरते हुए चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाने लगा कि आखिर वो भूतनी लड़की गई तो गई कहाँ, गायब कैसे हो गई। मैं दूसरे कमरे में झांक रहा था। वो चारों तरफ कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर आगे बढ़ा तो एक कमरे का दरवाज़ा खुला था। बालकनी से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। मैंने कमरे में झांका तो देखा वो लड़की वहीं खड़ी थी। जब उस लड़की को किसी के आने की आहट लगी तो वो पीछे मुड़कर बोली, अरे आप यहाँ, आपकी चाय खत्म हो गई है। कैसी बनी थी चाय? मैंने कहा, जी बहुत अच्छी बनी थी। मैं तो आपको सारे घर में ढूंढ रहा था, पर आप कहीं नहीं दिखाई दी। वो बोलते हुए अपने आप को दरवाजे पर ही रोक लिया। वो लड़की बोली, आप घबराइए नहीं, कमरे के अंदर आ जाइए। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे तो मुस्कुराते हुए बोली, घबराइए नहीं, मैं कोई भूत नहीं या लुटेरी लड़की नहीं हूँ। आप जैसा समझ रहे हैं मैं वैसी नहीं हूँ। मैं अचंभित होकर उसकी तरफ देखने लगा। माफ़ करिएगा, मैंने आपको गलत समझा। अरे नहीं नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए। यह सब मुझे चुड़ैल या भूतनी ही समझते हैं। उसने हंसते हुए कहा। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मेरा नाम सार्थक है। और आपका? उसने बिना हाथ बढ़ाए ही कहा, मेरा नाम मीरा है। बहुत ही अच्छा नाम है आपका। आप यहाँ अकेली रहती है? आपको डर नहीं लगता? शहर से इतनी दूर सुनसान जगह पर मीरा की हंसी निकल गई और वो हंसते हुए बोली, भूतनी को किसी से डर नहीं लगता। तुरंत मैंने कहा, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेती है। आप बताइए, आप यहाँ अकेले क्यों रहती है? मीरा बोली, मैं अकेली कहाँ हूँ, मैं और मेरी तन्हाई यहाँ रहती है। आप फिर मजाक कर रही है। वो बोली, मैं बस यहाँ आसपास अगर किसी को मदद करनी हो तो मैं मदद करती हूँ। वैसे मैं बाजार ही जा रही थी, लेकिन कुछ ही दूर पहुँची तो तेज़ बारिश होने लगी और रास्ते में ही एक पेड़ के नीचे छुप गई थी। तभी मैंने आपकी गाड़ी देखी और आपको बहुत परेशान होते हुए देखा, इसलिए मैंने आपकी मदद की। मीरा बोली, मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, और मैं इतनी देर से आपको भूतनी समझ रहा था। वैसे धन्यवाद आपका जो आपने मेरी मदद की, वरना बरसात में या तो मुझे अपनी बंद गाड़ी में ही रात बितानी पड़ती या फिर बरसात में भीगते हुए घर जाना पड़ता। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ सबकी मदद करती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई न कोई वजह होगी जो आप यहाँ अकेली रह रही है। हाँ, उसने इधर उधर देखते हुए कहा, बहुत लंबी दास्तां है।
इसके पीछे। लेकिन आप क्या करेंगे जानकर? क्या आप प्रेस में काम करते हैं? मुझ पर कहानियाँ लिखनी है? अरे नहीं, पर आप बता कर तो देखिए, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। वैसे भी मैं एक अजनबी हूँ और आपसे दोबारा मिल भी पाऊँगी या नहीं, तो आपके बारे में जानने की इच्छा है, वरना मेरे दिमाग में भी ही बात हमेशा आती रहेगी और सवालों के उधेड़-बुन में फंसा ही रह जाऊँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी मददगार लड़की की आखिर अकेले रहने के पीछे की कहानी क्या है? ठीक है, उसने कहा, मेरी कहानी बचपन से ही शुरू हो गई, जबकि मैं 10 साल की थी। आज भी याद है मुझे, हम सब खुशी खुशी गांव में रहते थे। मेरे 2 भाई, 2 बहनें भी थे। हम ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, पर माँ बाबूजी काम करते थे, जिससे हमारा गुजर बसर हो जाता था। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और बाबा मेरे खेत पर काम करते थे। मैं बड़ी थी और मुझसे सब भाई बहन छोटे थे। बचपन में हंसी खुशी हमारा दिन गुजर रहा था। वही छोटा सा एक स्कूल था जिसमें हम सब भाई बहन पढ़ते थे। स्कूल जाते समय रास्ते में एक मिठाई की दुकान थी जिसमें बाबा की ही उम्र के एक आदमी रहता था। मैं रोज़ मिठाई को देखती थी और मुझे उस मिठाई को खाने का बहुत मन करता था, पर मेरे पास तो पैसे नहीं थे। वो दुकानदार मेरी मिठाई के प्रति लालच को समझ गया था। उसने कहा, मिठाई चाहिए? मैंने कहा, काका मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमसे पैसा कहाँ मांग रहा हूँ। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें फ्री में मिठाई खिला देता हूँ और पैसे भी नहीं लूँगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अंदर ले गया और मेरे साथ बलात्कार किया। मैं रोई, चीखी चिल्लाई, पर कोई सुनने वाला नहीं था। बाद में उसने मुझे बाहर छोड़ दिया और कहा, किसी को नहीं बताने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ बाबूजी को गांव से बाहर निकलवा दूंगा। मैं डर गई थी। घर में आने के बाद मैं चुप रहने लगी थी। खाना भी छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी। मैं स्कूल भी नहीं जाती थी और न ही अपनी सहेलियों के साथ खेलने जाती थी। एक दिन अचानक माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है, आजकल गुमसुम रहती हो? कोई बात है तो बताओ। मैंने रोते हुए कहा, उसने ना गलत काम किया है मेरे साथ। उसने किसने? कौन बेटा? माँ ने बहुत प्यार से पूछा। बताओ कौन है? दुकान वाले ने। मैंने कहा। माँ एकदम से गुस्सा होकर बोली, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? वो पैसे वाले हैं, हम कुछ भी बोलेंगे, हमारी बात कौन मानेगा? तू ना तेरे बाबा से कुछ मत कहना, वरना गुस्सा करेंगे। मैं डर के मारे चुप हो गई। समाज में लड़कियों को कितना कुछ सहन करना पड़ता है और अगर कोई कुछ गलत करता है तो बता भी नहीं सकते। न जाने कैसा और कौन सा न्याय है। मेरे छोटे से मन में बहुत सारे सवाल थे। मेरा बचपन जैसे गलत इंसानों के बीच चला गया। मैं जिंदा लाश की तरह घूमती रहती थी, पर मेरी माँ से मेरी खामोशी और मेरी तकलीफ देखी नहीं गई। कुछ दिनों के बाद मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाबा के पास ले गई और उनको सब कुछ बता दिया। बाबा को ये बात सुनकर मानो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, ऐसा महसूस होने लगा। उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुई मुझे लेकर कि तुम बच्चों का ध्यान नहीं रखती हो, मैं कहाँ सब देखूंगा। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और दुकान वाले के पास ले गई और कहा, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी बेटी जैसी है और तेरी बेटी की उम्र की है। और गुस्से से सारी बातें उसे बोली जा रही थी और वह सुनता जा रहा था। एकदम से सामने आकर खड़ा होकर बोला, अरे गाँव वालों सुनो सुनो और आकर देखो, कैसे कैसे इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पर। सारे गाँव वाले आकर इकट्ठा हो गए। वो दुकान वाला चिल्लाकर बोला, मेरी बेटी जैसी उम्र की लड़की के साथ ये सब करूँगा? देखो भैया, हम पैसे वाले हैं तो लोग क्या क्या दोष हमारे पर लगा देते हैं। सारे गांव वाले दुकान वाले के पक्ष में बोलने लगे। हाँ, मैं सही बात बोल रही हूँ। मेरी माँ ने मेरी हित के लिए बोले जा रही थी, पर वो एकदम से अकेली हो गई थी। उसका साथ किसी ने भी नहीं दिया। तभी बाबा भागे दौड़ आए और माँ का हाथ पकड़कर चुप करवाया। साथ ही गाँव वालों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। ये पागल हो गई है। बाबा ने माफ़ी मांगी। जैसे तैसे करके बाबा ने वहाँ बात संभाली। माँ और मुझे वापस घर में ले आए।
पर मेरी वजह से माँ और बाबा बहुत दुखी रहने लगे थे। इसी तरह कुछ दिन चलता रहा। कुछ दिनों के बाद बाबा माँ को आकर बोले कि मैं एक लड़का देखकर आया हूँ, उसका परिवार भी ठीक है और वो लोग दहेज भी नहीं लेंगे। मैं इसका रिश्ता पक्का करके आया हूँ। माँ ने घूरते हुए कहा कि बिना दान दहेज की वो हमारी बेटी से शादी करेगा, ज़रूर कोई उसमें कमी होगी। तो बाबा ने कहा, तो हमारी बेटी में कौन सा कमी नहीं है? मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है। कमी उस धोखेबाज इंसान में है जिसने मेरी बेटी पर बुरी नज़र डाली थी। जो भी हुआ है अब चुपचाप रहना है। मैं शादी पक्का कर चुका हूँ, तो इसके आगे कुछ और नहीं। तो सच सच बता दो कि आखिर उस लड़के में क्या कमी है? लड़के में कोई कमी नहीं है, बस उसके 2 छोटे बच्चे हैं और कुछ दिन ही पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया है। बच्चों की देखरेख के लिए उसे पत्नी की ज़रूरत है। काहे कोई दाई ना होकर उस बच्चों को संभाल नहीं सकती है। घर में मैं और कोई नहीं। उसके बच्चों को संभालने के लिए मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बाबा ने माँ को घूरते हुए कहा, सुनो मीरा के बाबूजी, थोड़ी दिमाग से सोचो। अभी हमारी बेटी बहुत छोटी है, अभी उसे पढ़ने दो। ऐसे किसी भी लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह कैसे कर सकते हैं? खुद ही सोचो। बाबूजी ने कहा, मैं सब कुछ सोच कर आया हूँ और शादी पक्का कर चुका हूँ। अब कुछ अच्छा दिन मुहूर्त देख के शादी का दिन निकाल कर इसकी शादी कर दिया जाएगा। माँ रोती रही, पर पिताजी ने मेरी माँ की एक बात भी नहीं सुनी। उनके दिल पर माँ की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद मेरी शादी कर दी गई उस इंसान से जिससे मैं न जानती थी ना पहचानती थी। मैं नाबालिग थी, उस समय में केवल 14 वर्ष की थी। शादी जैसे संबंधों के बारे में कुछ पता भी नहीं था और जिस इंसान से मेरी शादी हुई थी वो मुझसे कई साल बड़ा था। उसके दोनों बच्चे मुझसे 2 साल ही छोटे थे और उसने मुझसे शादी कर ली। वहाँ मैं किसी को न जानती थी न पहचानती थी। मैं केवल एक दासी की तरह वहाँ पड़ी थी, नौकरानी की तरह काम करती थी। मुझ पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता था। जैसा कि मैं घर में कोई बेकार सामान और रात को शराब के नशे में मेरे पिता जैसे उम्र का वह इंसान मेरी आत्मा को रोंता रहता था। हर रात वह मेरी आत्मा को छलनी कर देता था। अभी शादी के 2 दिन महीने की बात बीते थे कि मेरे पति का ज़्यादा शराब पीने से लीवर खराब हो गया और उनकी अचानक मौत हो गई। ससुराल वालों ने मुझ पर अपशकुन का आरोप लगा दिया। मुझ पर कई तरह के लांछन लगाए गए। लोग मुझे अपशकुनी कहने लगे। घर के साथ साथ समाज के लोगों ने भी यही कहना शुरू कर दिया कि घर में कदम रखते ही अपने पति को खा गई। मैं सब सुनती रही क्योंकि मैं तो बस पत्थर की गुड़िया बन गई थी जिसमें न जान थी न कोई भावना थी। मेरी आंखों के आंसू भी अब सूख चुके थे। पति के मौत के बाद वहाँ ससुर, जेठ, देवर, पड़ोसी सब मुझे गलत नज़र से देखने लगे। कोई न कोई हर रात मेरी इज्जत उतारता रहा और मुझे केवल चुप करवा दिया जाता था, धमकियाँ देकर कि तुम्हारे माँ बाप को गाँव से निकलवा दूंगा, तुम पर झूठा आरोप लगा दूंगा, ये तुम्हें बदचलन साबित कर दूंगा। हद तो उस दिन हो गई जब खेलते खेलते मेरे पति के एक बच्चे को चोट लग गई और मैं वहाँ खड़ी थी। वह गंभीर हो गया। मैंने उसे गोद में उठा लिया, परंतु सारा दोष मेरे ऊपर मार दिया गया। बात तो इतने आगे पहुँच गई कि लोगों ने मुझे डायन बोलना भी शुरू कर दिया। घर से बाहर निकलते देख औरत अपने बच्चों को ऐसे छुपा लेती थी जैसे मैं उनको बच्चों को नज़र लगा दूंगी, उनके बच्चों को कुछ कर दूंगी। एक दिन गांव के किसी के घर का काला जादू हो रहा था। काला जादू तो आप समझते ही होंगे, आप पढ़े लिखे हैं, हो सकता है ये बात आप नहीं भी समझे। काला जादू अक्सर गांव के छोटे शहरों में होता रहता है, जो कि ढकोसला बाबाओं का सिर्फ एक धर्म और अंधविश्वास रहता है। काला जादू करने वाला बाबा ने मुझ पर गलत आरोप लगाया कि लोगों ने मुझे गलत समझ लिया कि मैं काला जादू करती हूँ। डायन तो पहले से ही समझते थे। अब गांव में जो कुछ भी खराब घटना हो रही थी वो सब मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जाती थी वहाँ कुछ घटना घटी जाती थी। अगर मुझे कोई देख लेता था उसके बाद उसका काम बिगड़ जाता था तो वो मुझे दोष देता था। कोई सुबह उठकर मेरा चेहरा नहीं देखता था, मुझे देखते ही राम राम कह देता था। मेरे ससुराल वालों ने भी ये बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे बीच चौपाल पर रस्सी में बांध दिया और मुझे जिंदा जलाने की कोशिश करने लगे। पर किसी ने वहां आकर कहा कि अगर इसे जला देंगे तो ये मरने के बाद हमारे गांव में ही भूत बनकर घूमते रहेगी और उस गांव वालों को बहुत परेशानी होगी।
इसके कारण गांव में भूकंप आने लगेगा, गांव में सूखा पड़ जाएगा, बाद बाढ़ आ जाएगी। इसलिए इसे जलाने से अच्छा है इसका सिर मुड़वाकर इसके मुंह पर कालिख पोतकर गांव से निकलवा दिया जाए, ताकि ये जहाँ भी जाए मरे। तो फिर क्या था, गांव वालों ने ऐसा ही किया, मेरा सिर मुंडवा दिया, मुंह पर कालिख पोत दिया गया और मुझे जूतों का माला पहनाकर डायन का लेबल बनाकर गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। मैं रोती रही पर किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। यहाँ तक कि गांव की औरत भी आकर मुझे नहीं बचाई। मैं बहुत रोई, बड़बड़ाई पर कुछ नहीं किया। उन लोगों ने कुछ सुना ही नहीं। मैं 18 साल की भी नहीं थी, मुझे इतना कुछ सहन करना पड़ा। यहाँ तक कि मरे माता पिता ने भी शादी के बाद मेरी कभी खैरियत तक नहीं पूछने आए। मैं कहाँ थी, कैसी थी, जिंदा हूँ या नहीं हूँ, मर गई या नहीं, माँ बाप ने मुझसे कभी नहीं पूछा। मैं माँ बाप के पास भी किस मुँह से जाती। बस जैसे जैसे करते बहुत मेहनत करके ये छोटा सा मकान बना लिया। 2-3 साल से यही रह रही हूँ और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती हूँ। यहाँ आसपास के लोग मुझे भूतनी समझते हैं क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ, सुनसान इलाके में रहती हूँ। ये कहानी थी मेरी, शायद छोटी थी पर मेरे लिए बहुत दर्दनाक थी। बोलते बोलते वो आसमान देखने लगी। मीरा की सारी बातें सुनने के बाद मैं गुस्से से बोला, ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। ये समाज में रहने लायक नहीं है, समाज पर बहुत बड़ा कलंक है ऐसे लोग। तुमने आज तक इन लोगों के खिलाफ कुछ क्यों नहीं किया? मीरा मेरी तरफ मासूमियत से देखते हुए बोली, रहने दीजिए, छोड़िए इन सब बातों को। शायद ये मेरी किस्मत में ही लिखा था। किस्मत वगैरह कुछ नहीं होता है, बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही करना चाहिए। चलिए, पहले जो हुआ सो हुआ, अब तो आपकी किस्मत बदल सकती है। आपको सब अब आगे बढ़ना चाहिए। पुलिस और एनजीओ की मदद से इन लोगों को सजा दिलानी चाहिए। कौन सुनेगा मेरी बात? ये बात बहुत पहले की थी। क्या सबूत है मेरे पास इन सब बातों का? और फिर कीचड़ में पत्थर मारने से चींटे मुझ पर ही पड़ेंगे। जिन्हें आज नहीं मालूम है उन्हें भी मालूम हो जाएगा। समाज आपका सड़कों पर चलना मुश्किल कर देगा। ये सब बात पढ़ने के बाद में और सुनने में अच्छा लगता है। मैं बोला, मानता हूँ कि उस समय किस्मत तुम्हारी अच्छी नहीं थी, पर उस समय तुम नाबालिग थी, तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी। ये समाज का अत्याचार है जो औरतों को सहना पड़ता है। तुम तो बहुत कुछ सह चुकी हो। बहुत सी औरतें तो इसके बाद आत्महत्या कर लेती है, कई मानसिक रूप से पीड़ित हो जाती है, पर इसकी रोकथाम खुद करनी होगी। और फिर तुम्हारी उम्र ही कितनी है? अभी तो तुम मात्र 18 या 19 साल की होगी। अभी तो तुम्हें समझने की शक्ति आई है। तुम अबला नहीं हो, खुद की रक्षा करना सीखो। मैं तुम्हें नहीं जानता, पर आज तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे ये मालूम हुआ कि तुमने ज़िंदगी से हार मान ली है और तभी तुम्हें सुनसान इलाके में छिप कर रहती हो। तुम चाहो तो फिर से पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ सकती हो और अपने साथ हुए अत्याचार को रोक सकती हो, ताकि तुम्हारी तरह कोई दूसरी मीरा न बन सके। पर मैं नहीं कर सकती। तुम क्यों नहीं कर सकती? और मीरा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कई बार हमें समाज के साथ चलना पड़ता है। माँ बाबा भी समाज के पीछे भागे और मेरी जिंदगी खराब कर दी। मानो मीरा के अंदर दर्द सा सैलाब उठ गया हो। उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके आवाज़ गले में ही अटक रही हो। वो कहना चाहती थी, सीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, पर कुछ नहीं बोल पाई और चुप हो गई। तभी मैंने कहा, तुम औरतों की सबसे बड़ी यही कमजोरी है जिसका फायदा समाज के लोग उठाते हैं। तुम्हें अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी ही नहीं आती है। समाज के डर से तुम लोग हर वक्त दबी रहती हो और खुद को अबला नारी साबित कर देती हो। तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। मीरा मेरी तरफ मुस्कुराकर बोली, आप पुरुष हैं और ये समाज पुरुष प्रधान है। आप पढ़े लिखे हैं, आप हजारों गलतियां भी कीजिएगा तो आपके ऊपर किसी की उंगली नहीं उठेगी। हम औरतें अगर एक गलती भी करते हैं तो पूरा समाज हमारे पीछे पड़ जाता है। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, अब तक जितने भी लोगों से मिल चुकी हूँ सब की छवि मेरे सामने ऐसी ही है कि अब मुझे ऐसे लोगों से नफरत सी हो गई है। फिर उसने बातों का सिलसिला खत्म किया और कहा, चलिए, बहुत रात हो चुकी है, आप दूसरे कमरे में आराम कीजिए। बारिश छूट जाएगी तो कल सुबह चले जाइएगा। वो बोलकर चली गई। थोड़ी देर बाद मीरा अपने बिस्तर पर लेटे लेटे पंखों को
गोल गोल घूमते हुए देख रही थी। आज बहुत दिनों बाद किसी ने उसके पुराने जख्मों को कुरेद दिया हो। भले अपने पुराने दिनों को याद करके बहुत रो रही थी। फिर कब आग लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह हो चुकी थी, बारिश भी रुक गई थी। वो जल्दी से उठी और चाय बनाने लगी। मीरा ने कहा, आप चाय पी लीजिए, वहाँ आपके कपड़े रखे हैं। मैं चाय पीकर तैयार हो गया। उसके बाद जाते समय बोला, मैं तुम्हें मेरा कहकर तो बुला सकता हूँ ना? वह बोली, जी हाँ, आप बुला क्यों नहीं सकते? तो ठीक है मीरा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुमसे एक बार फिर कहूँगा कि इस तरह गुमनामी की ज़िंदगी जीने से अच्छा है अपने इस जीवन को किसी काम में लगा लो, तभी तुम इन जख्मों के बाहर निकल पाओगे। मीरा बोली, तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ? अगर मेरा कहना मानो तो मैं तुम्हें 3-4 एनजीओ का नंबर देता हूँ, तुम उनसे मिलो, शायद वह लोग तुम्हारी कुछ मदद कर सके। फिर तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका भी मिलेगा। जिंदगी बहुत अच्छी है, यूँ अकेले घुट घुट कर जीने से नहीं कटेगी। और तुम तो बहुत समझदार हो। क्या तुम्हारे पास कोई फ़ोन है या कोई नंबर जिससे मैं तुम्हें कांटेक्ट कर सकूँ? मीरा ने ना में सिर हिलाते हुए बोली, मुझे कभी फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी खबर पूछने वाला कोई है ही नहीं। मैं मोबाइल किस लिए रखूँगी? मैं अपना सिर नीचे झुकाकर बोला, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ। अगर कभी लगे कि तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो मेरे नंबर पर बात करना। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड मीरा को देते हुए कहा, इसमें मेरा नाम, मेरा नंबर लिखा हुआ है। मीरा बोली, आप घबराइए नहीं, मैं बचपन में 4th क्लास तक पढ़ी हूँ, इसलिए इतना पढ़ सकती हूँ। फिर मैं चला गया। मुझे अपनी गाड़ी भी गैरेज में देनी थी। घर जाने के बाद मुझे चैन नहीं मिला। मेरा बार बार ध्यान मीरा के ऊपर हुए जुल्म पर था। फिर माँ और बहन को उसके बारे में बताया। सबकी आंखें नम हो गई। कैसे कैसे सोच के लोग होते हैं। औरत को लोग अपना हुकूमत समझते हैं, जो मन में आए वही करते हैं। फिर उसे डायन बता देते हैं और वो जितना दर्द सहन करती है, पुरुष उसके ऊपर से और नमक छिड़क देता है। जिंदगी भर रहे हैं, संघर्ष करती रहती है, और संघर्ष के बदले औरतों को क्या मिलता है? बस ताने और अपशब्द। चाहे समाज कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, पर कहीं न कहीं औरतों के लिए उसके दिमाग में छोटी सोच रहती ही है। दहेज हो, घरेलू हिंसा हो, रेप हो या छेड़छाड़ जैसी गलत कामों को खुद पहल करता है, और अगर कोई रोकने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। मैंने सबसे पहले 3-4 जगह एनजीओ से मिला, मीरा की बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बताया और उससे मदद मांगी। अगले दिन एक ऐसे ही एनजीओ का पता चला जो औरतों को पढ़ाता है और पैरों पर खड़ा करता है। मैंने मीरा का पूरा पता बताया। एनजीओ की कुछ महिलाएं वहाँ आ गई और मीरा से मिली, उससे बात की और उसकी कहानियाँ सुनी। फिर वो लोग अपने साथ उसे अपने संस्थान में ले गए, जहाँ मीरा निडर होकर कुछ न कुछ काम सीखने लगी और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करने लगी। इस तरह 6 महीने बीत चुके थे। मैं हमेशा मीरा के बारे में एनजीओ से फ़ोन करके पूछता रहता था। कभी कभी मैं उसे दूर से देख करके भी चला जाता था। एक दिन अचानक रास्ते से मीरा कुछ सामान लेकर जा रही थी, तो मैं गाड़ी लेकर उसके पास पहुंच गया। जब अचानक उसने मुझे देखा तो वह चौंक गई। मैंने मजाक करते हुए कहा, ये इस तरह अपने चेहरे को छुपाकर आप क्या किसी का कत्ल करके आ रही है? वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं बस यूं ही जा रही थी कि शायद कोई मुझे पहचान न सके, पर आपने तो मुझे पहचान लिया। अभी भी आपके मन में डर है? अरे अब तो आप अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, फिर आपको किस बात का डर है? ऐसी बात नहीं है, पर आप यहाँ आपने तो कभी फ़ोन भी नहीं की। मैं अपना फ़ोन नंबर भी आपके पास छोड़कर आया था, लेकिन आपने कभी मेरा हालचाल नहीं पूछा, तो मैं खुद ही आपसे मिलने चला आया। वह मुस्कुराते हुए बोली, आप जहाँ भी रहेंगे अच्छे से ही रहेंगे। आपका तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, जो आपने मुझे ये ज़िंदगी दी है, जिससे मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। मैं बोला, अच्छा छोड़िए, चलिए बैठिए, आपको मैं एक जगह ले चलता हूँ। वो बोली, वह कहा, वैसे आपको मुझ पर विश्वास तो है ना? आपके अलावा मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। मैं मीरा को लेकर चला गया। वह रास्ते में पूछी, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? पहले आप ध्यान से तो देखिए, फिर सोचिए कहाँ जा रहे हैं। मीरा को ये रास्ता जाना पहचाना सा लग रहा था। मैं मीरा को
उसी के गांव लेकर जा रहा था। मीरा गाड़ी से उतरते हुए भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। वह धीरे धीरे अपने पैरों को आगे बढ़ा रही थी। वो जाकर उसकी मिठाई की दुकान पर रुक गई, जहाँ से उसकी बर्बादी शुरू हुई थी। वहाँ पुलिस फोर्स लगा हुआ था और पुलिस डंडे से उस मिठाई वाले को मार दी कि मिलावट करता है, 2 नंबर का माल बेचता है। चल, तुझे जिंदगी भर हवालात में रखूंगा, तुझे उम्र कैद की सजा हो जाएगी, तेरे ऊपर 50,000 का जुर्माना भी लगेगा। और पुलिस पकड़कर ले जा रही थी। गिड़गिड़ा रहा था, चिल्ला रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेईमानी नहीं करता हूँ, किसी ने मुझे फंसाया है। पूरे गांव वालों से पूछ लो, मैं ईमानदारी के साथ चलता हूँ, मेरे ऊपर आज तक किसी ने कोई दाग नहीं लगाया। ये किसी की साजिश है। मीरा को उसकी मक्कारी याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने हाथों को कसकर मुट्ठी बनाए हुए अपने आप को रोक रही थी कि मन में आ रहा था कि जाए और खींचकर 2-3 थप्पड़ मारूं कि बता, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की। मैं तो नादान थी, पर वो तो समझदार था। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसे थोड़ा सा सहानुभूति हुई। वह बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। मैंने उसे अपनी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि तुम आंखों से देख लो कि बुरा करने वालों का अंजाम यही होता है। इससे तुम्हें अपने मन में सहानुभूति मिलेगी और तुम्हारे जख्म भर जाएंगे। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ से ले चलिए। मैंने कहा, अभी नहीं, अभी एक चीज़ और है। मैं आगे चल रहा था। मीरा मेरे पीछे पीछे आने लगी। मैं मीरा के घर के पास जाकर रुक गया। उसके बाबा खाट पर बैठे थे। मैंने कहा, बाबा, यहाँ हम जनगणना की तरफ से आए हैं। जानना चाहते हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। वहाँ किसी ने मीरा को नहीं पहचाना। बाबा ने कहा, हम बस दोनों पति पत्नी और हमारे 3 बच्चे हैं। मैंने झूठ का पेपर निकालते हुए कहा, पर पिछले 10 साल पहले ही की जनगणना में तो आपके 4 बच्चों की गिनती है। उसके बाबा ने तुरंत खाट से उठते हुए कहा, मर चुकी है वो, उसकी चिता जल चुकी है, अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने पूछा, आप किसकी बात कर रहे हैं। गुस्से से उसके बाबा ने कहा, मेरी बेटी थी मीरा, कई साल पहले ही मर गई। क्या हुआ था उसे, बहुत खराब बीमारी हो गई थी, वह मर चुकी है। हम सब के लिए वही दरवाजे के पास मीरा की माँ रोने लगी। मीरा से भी नहीं रुका गया। रोते हुए वह वहाँ से चली गई। मैंने उसको देखते हुए बोला, क्या हुआ। वह बोली, आप मुझे और कितनी तकलीफ देंगे। मैं जानती हूँ मेरे माँ बाप मुझे भूल चुके हैं और आपको मरा हुआ मानते हैं। आप उन्हें भूलकर जिंदगी में आगे बढ़े। मीरा को मेरी बात समझ में आ गई। चलिए, अब एक नई जिंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। क्या मतलब, पहले आप चलिए तो। मैंने मीरा को अपने साथ अपने घर ले गया। मैंने कहा, आप अंदर आइए, आपका घर है। अरे आप आइए तो। मीरा को बहुत अच्छा लगा मेरा घर। तभी घर के अंदर से मेरी माँ और बहन आई। उसने हाथ जोड़कर उसे नमस्ते किया। सबके चेहरे पर बहुत खुशी थी। शायद मीरा भी अपने लिए ऐसा ही छोटा सा परिवार के सपने देख रही थी। उसे लगता था मेरा भी ऐसा ही छोटा सा परिवार होता, पर किस्मत ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वह यही सोच रही थी कि एक और सिर्फ मान सम्मान की भूखी होती है। उसे पैसे से कोई लगाव नहीं होता है। अगर उसके अपने उसकी इज्जत मांग सम्मान करते हैं तो वह अपना सारा जीवन अपने परिवार की सेवा में लगा देती है। हर औरत का मान सम्मान खुशी चाहती है, अपने पति से प्यार चाहती है। वह चाहती है कि उसका पति उसे बहुत प्यार दे, उसे समझे, उसे ढेर सारी खुशियाँ दे। इस औरत को अपने पति का प्यार मिलता है, वह औरत कभी दुखी नहीं होती है। शायद ये सपना मेरा सपना ही रह गया था। उन लोगों को हंसता हुआ देखकर अचानक उसकी आंखों से आंसू आने लगे। मेरी माँ ने उसे अपने पास बैठाकर कहा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें घर की याद आ गई। हम भी तो तुम्हारे अपने हैं, मुझे ही अपनी माँ मान लो और देख लो, यह तुम्हारी छोटी बहन के समान है। और शायद आप मेरे बारे में नहीं जानती है, मेरे बारे में जानने के बाद आप भी मुझसे नफरत करने लगेगी। मेरी माँ ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारे बारे में बहुत पहले से जानती हूँ। जिस दिन सार्थक तुमसे मिलकर आया, उस दिन उसने हम सभी को तुम्हारे बारे में बता दिया। हमें तुमसे नफरत नहीं, बहुत प्यार है। हम सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। इतना हो जाने के बाद भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी।
बेटा ये तो समाज में रहने वाले बुरे लोगों की सोच है, तुम इसे अपना घर समझो, हम सब तुम्हारा परिवार है। मैंने मीरा की तरफ देखते हुए कहा, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप इस परिवार को अपनाएगी। मीरा आश्चर्य से खड़ी हो गई, बोली, सार्थक जी, आप मेरे अतीत के बारे में जानने के बाद भी ऐसा मजाक नहीं कीजिए मेरे साथ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपसे सच पूछ रहा हूँ कि आप मुझसे शादी करोगी। क्या आपको मेरी माँ और मेरी बहन के साथ रहना पसंद है? क्या आप इस छोटे से घर को अपनाएगी? मीरा बोली, जी आप क्या बोल रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे घर वाले तैयार है आपको अपनी बहू बनाने के लिए। क्या आप मेरी माँ की बहू, मेरी बहन की भाभी और मेरी पत्नी बनना पसंद करोगी? मीरा ने मुस्कुराते हुए माँ को गले से लगा लिया। ये थी हरियाणा में रह रही एक लड़की मीरा की कहानी। हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरह की घटना के बाद औरतों को नहीं अपनाते हैं, पर एक दो ऐसे भी है जो इस घटना का जिम्मेदार औरतों को नहीं ठहराते। ऐसे लोग 100 में से 2% है, लेकिन है, और ऐसे लोगों की समाज में ज़रूरत है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।